हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीएमए। दोस्तों हम लोग कर रहे थे सीएमए फाउंडेशन का एमसीक्यू कर रहे थे दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। ऑलरेडी मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा है पार्ट थर्ड में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से 45 तक मैं सेकेंड पार्ट में करा चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ एंडोर्स बिल विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय द ड्रॉई। कह रहा है कि जो हमने बिल एंडोर्स किया था ना, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। इसमें कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा ड्रॉई के द्वारा। ठीक है, तो अब देखो ज़रा, जब हम बिल, सबसे पहले हम ये समझना पड़ेगा कि जब हमने बिल एंडोर्स किया था तब कौन सी एंट्री की थी, और बिल जब हमने रिसीव किया था उस टाइम ड्रॉवर ने एंट्री क्या की थी और ड्रॉई ने एंट्री क्या की थी। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रॉवर की। ड्रॉवर यानी जिसने बिल बनाया था, तो जब ये बिल रिसीव करता है तो एंट्री बनाता है बी आर अकाउंट डेबिट, यानी मेरे पास बी आर आया टू ड्रॉई अकाउंट। ये एंट्री बनती है जब हम बिल रिसीव करते हैं तो। अच्छा सर, उस टाइम ड्रॉई एंट्री क्या बनाता है, तो उस टाइम ड्रॉई एंट्री बनाता है बीपी अकाउंट डेबिट, सॉरी बीपी नहीं, उस टाइम एंट्री बनाता है ड्रॉई यानी जिसको पेमेंट करना, जिसके ऊपर लाइबिलिटी है ना। ड्रॉई कौन होता है, जिसके ऊपर लाइबिलिटी है, और ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉवर और पेई, जिसको पैसा मिलने वाला है। तो उस टाइम ड्रॉई एंट्री क्या बनाता है, तो ड्रॉई एंट्री बनाता है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है ना, ये एंट्री बनती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ड्रॉवर ने ये बिल किसी को और को एंडोर्स कर दिया, ये बिल किसी और को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। तो जब ये एंडोर्स करेगा तो एंडोर्स की एंट्री क्या करेगा, तो एंडोर्स के समय ये एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा, जिसको भी एंडोर्स किया होगा उस बंदे का नाम लिखेगा, यानी एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। ठीक है, ये हमने एंडोर्स कर दिया। अब ये बिल लेट सपोज मान लो सी के पास चला गया, सी के पास बिल आ गया, तो सर इंडोर्स के समय ये जो है ड्रॉई कोई भी एंट्री नहीं करता। ड्रॉई ने तो सिर्फ ड्रॉवर को बिल दिया, देखो ड्रॉवर का बिल एक्सेप्ट कर लिया बीपी के रूप में, इसके अलावा कुछ भी एंट्री नहीं करेगा। तुम्हें जिसको एंडोर्स करना एंडोर्स करते रहो। अब जो सी के पास बी आर आया था, तो सी ने एंट्री बनाई थी। देखो मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, वैसे तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं सारी एंट्रीज बताता हूँ ताकि और कुछ भी पूछे तो आप बता सको। तो सी एंट्री क्या बनाएगा, तो सी एंट्री बनाएगा बी आर अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर अकाउंट। एंडोर्सर कौन, यानी जिसको इसने एंडोर्स किया है। ठीक है ना, सी को जिसने एंडोर्स किया उसको सी बोलेगा एंडोर्सर। तो ये एंट्री बनेगी। अब यहाँ पे ये बिल डिसऑनर हो गया, तो बिल डिसऑनर होता है तो क्या करेगा, सी फिर से रिवर्स एंट्री करेगा ड्रॉवर के पास, और ड्रॉवर फिर से रिवर्स एंट्री करेगा ड्रॉई के पास। यानी किसी भी केस में बिल अगर डिसऑनर हो जाए तो ड्रॉई एक ही एंट्री करता है। ये जो एक्सेप्ट वाली एंट्री है ना, अब ये मान लो डिसऑनर हो गई तो एंट्री उल्टा कर देगा, ये करेगा बीपी अकाउंट डेबिट, यानी बीपी क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, और फिर से ड्रॉवर यानी फिर से अपने यहाँ पे एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देगा। तो ये एंट्री बनेगी एंडोर्स के केस में डिसऑनर हो जाए, या एंडोर्स नहीं किया था तो ही डिसऑनर हो गया, या हमने डिस्काउंट करा दिया तो डिसऑनर हो गया। कुछ भी हो, डिसऑनर की एंट्री सेम होगी इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉई की बुक्स की बात कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे ड्रॉवर की बुक में चेंज होती रहेगी डिसऑनर की एंट्री, लेकिन ड्रॉई की बुक में सेम रहेगी। तो यहाँ पूछा गया है ड्रॉई के लिए, क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा ड्रॉई के द्वारा एट द टाइम ऑफ डिसऑनर। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ड्रॉवर अकाउंट। तो इसका आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 45 का होगा इसका, ये पॉइंट नंबर बी, ड्रॉवर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बिल रिसीवल डिस्काउंटेड। हमने लास्ट में एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बिल रिसीवल डिस्काउंटेड 32,000। हमारे पास एक बी आर था, हमने उसको डिस्काउंट करा लिया 32,000 का, वुड बी शोन इन। अब ये कह रहा है कि किस साइड जाएगा यार, बी आर हमारे लिए क्या होता है, तो बी आर हमारे लिए होता है एसेट्स। हमने उसको डिस्काउंट करा लिया तो भी कहाँ जाएगा, एसेट साइड ही जाएगा ना, कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या होगा, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है ना, लायबिलिटी साइड तो जाएगा नहीं, एसेट साइड जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि एक्स सेंड आउट ऑफ गुड्स वाई कॉस्टिंग 3,60,000। हमने किसको सेंड किया है, एक्स ने वाई को गुड्स भेजा है, कितने उसकी कॉस्ट है, तो सर उसकी कॉस्ट है 3,60,000। ठीक है, देखो कॉस्ट कितनी उसकी
तो कॉस्ट है 3,60,000 रुपीज़। गुड्स आर टू बी सोल्ड एट अ कॉस्ट प्लस 25% ऑन सेल, और कह रहा है कि जो गुड्स सोल्ड करना है ना 25% उस पर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है। और किसका? गुड्स आर टू बी सोल्ड एट अ कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट का 25%। तो मैं अगर इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूं तो बोला गया है 25%, है ना। तो 3,60,000 का 25% कितना आएगा? 3,60,000 का 25% आपका आ रहा है 90,000, है ना। तो मेरा उसकी सेल प्राइस कितना होना चाहिए था? तो सेल प्राइस होना चाहिए था टोटल 4,50,000 रुपीज़। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? आगे कह रहा है कि द कंसाइनर आस्क कंसाइनी टू पे एन एडवांस फॉर अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ सेल वैल्यू। और यहाँ पे बोला गया है कंसाइनर, इन कंसाइनर कौन है? एक्स, जिसने सामान भेजा था। कंसाइनी कौन है? वाई। तो कंसाइनर ने कंसाइनी से बोला, यानी एक्स ने वाई से बोला कि भाई मैंने तुम्हें जितना सामान भेजा है ना उसका 60% मुझे एडवांस पैसा चाहिए। अब 60% सर किसका? कॉस्ट का या सेल वैल्यू का? तो बोला गया है सेल वैल्यू का, यानी सेल वैल्यू ये रहा 4,50,000। तो इसका 60% निकाल लो, ये मेरा एडवांस अमाउंट आ जाएगा। इसका 60% मेरा एडवांस अमाउंट आ जाएगा। तो अगर मैं इसका 60% निकालता हूँ तो आएगा 2,70,000। ऑप्शन है क्या 270 का? तो क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा 2,70,000, यानी 2,70,000 रुपये। पॉइंट नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है कि एक्स सेंड आउट ऑफ सर्टेन गुड्स टू वाई कॉस्टिंग 1,50,000 एट कॉस्ट प्लस 25% ऑन इनवाइस प्राइस। फिर से सेम कहानी है, इसको रफ करता हूँ मैं। अगर आपने नहीं लिखा हो तो इसको आप पॉज करके लिख लेना, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे पास है एक्स सेंड आउट ऑफ सर्टेन गुड्स टू वाई कॉस्टिंग कितनी हमारे पास? तो हमारे पास है कॉस्टिंग 1,50,000, 49 है ना। हाँ, 1,50,000 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्लस 25%, यानी प्रॉफिट मार्जिन मेरे को 25% रखना है यहाँ भी। तो 1,50,000 का अगर मैं 25% निकालता हूँ, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एग्ज़ाम में भी आपकी अलाउड है, फाउंडेशन एग्जाम में कैलकुलेटर। 1,87,500 की मेरी गुड्स हो गई। अब कह रहा है कि 3/4 ऑफ गुड्स अबव सोल्ड बाई आर एट 1,76,000। इसमें से हमने क्या किया, ये सेल वैल्यू थी हमारी, है ना। इसमें से मैंने 3/4 सेल कर दिया, 3/4 पार्ट क्या कर दिया? सेल कर दिया। कितने का सेल कर दिया सर? तो हमने 3/4 पार्ट जो सेल किया है वो सेल किया है 1,76,000 का। बहुत अच्छी बात है। अब कह रहा है कमीशन मिलेगा इसको। कमीशन कैसे मिलेगा? कह रहा है कि 5% अप टू इनवाइस वैल्यू। इनवाइस वैल्यू या सेल वैल्यू से होता है, ठीक है ना। 5% अप टू इनवाइस वैल्यू एंड 10% ऑफ एनी सरप्लस एबव इनवाइस वैल्यू। कह रहा है कि जितने की हमारी इनवाइस वैल्यू थी, यानी कॉस्टिंग की बात नहीं कर रहा, मतलब कहने का मतलब क्या है कि कॉस्ट मेरा था 90 रुपये, मैंने कहा 20 रुपये प्रॉफिट ऐड करके बेचेंगे, यानी 110 रुपये का मेरी इनवाइस वैल्यू हो गई। इसे कहते हैं इनवाइस वैल्यू या सेल वैल्यू, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि अगर आपने 110 में बेचा है तो आपको कितना परसेंट मिलेगा उस चीज़ का? 5% मिलेगा। लेकिन अगर आपने 110 से ऊपर में बेचा होगा तो जितना एक्स्ट्रा में बेचा होगा उसका भी आपको कितना परसेंट मिला जाएगा? 10% दिया जाएगा। इन लेट सपोज मैंने 110 वाला सामान 130 रुपये में बेच दिया तो मुझे कमीशन 2 बार मिलेगा। एक तो मुझे मिलेगा जो नॉर्मल कमीशन है 110 रुपये का 5%, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बोला है 110 का 5%, ठीक है ना। और दूसरा जो मैंने इनवाइस वैल्यू से ऊपर बेचा है, यानी 110 वाला सामान 130 में बेचा है ना, तो 20 रुपीज़ मैंने इनवाइस से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। जिन प्रॉफिट जोड़ने के बाद भी 110 था, मैंने 130 बेचा, इनवाइस से ऊपर गया हूँ, तो इस 20 रुपये का जो मैंने एक्स्ट्रा कमाया इसका भी 10% मुझे कमीशन दिया जाएगा। क्वेश्चन ये कहता है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में जो मैंने सामान बेचा 1,76,000 का बेचा है, लेकिन जो मैंने सामान बेचा है उसकी एक्चुअल इनवाइस वैल्यू कितनी थी? तो इसमें से देख लेते हैं। ये टोटल इनवाइस वैल्यू 1,87,500 का था और सेल किया है 3/4 पार्ट, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं इसको, एक्चुअल इनवाइस वैल्यू कितना सर? तो हमने टोटल सामान था 1,87,500 का, हम 3/4 पार्ट निकाल लेते हैं।
तो इसको डिवाइड कर दो 4 से और इंटू कर दो 3 से, ठीक है ना। 1,87,500 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, तो ये आ रहा है 1,40,625, ठीक है ना। यानी 1,40,625 का मैंने जो सेल वैल्यू थी उसको 176 पे बेचा है। तो एवॉव इनवॉइस कितना बेचा है, यानी इनवॉइस से ऊपर कितना गया मैं, तो एवॉव इनवॉइस सर इसको माइनस कर दो, 1,76,000 में से 1,40,625, तो ये मेरा आ रहा है 35,375, ठीक है ना। तो अब मेरे को दो चीज़ कमीशन मिलेगी, कौन कौन सी, तो एक तो मुझे मिलेगा जो एक्चुअल इनवॉइस वैल्यू का ये रहा इसका 5%, और जो मैंने इनवॉइस से भी ऊपर बेचा है, इस एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 1,40,000 और बेचा कितने का 176 का, तो मैंने जो इनवॉइस से ऊपर कमाया है 35,000, इसका भी मुझे 10% कमीशन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरा कितना आएगा कमीशन, तो कमीशन आएगा सर 1,40,000 का 625 का 5%, ठीक है, जो इनवॉइस वैल्यू का था, और 35,375 इसका 10% जो मेरे को एक्स्ट्रा मैंने बेचा है इनवॉइस वैल्यू से। तो अगर इसका मैं 10% निकालता हूँ तो ये आया 35,375.5, ठीक है। और 1,40,625 का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो कितना आएगा 70,312.5। अगर टोटल मैं कमीशन करता हूँ यहाँ पे तो आपका टोटल कमीशन आएगा 3537.5, ठीक है ना। तो ये आ रहा 10568.75, ठीक है, ये पॉइंट है। तो मेरा आ रहा है लमसम 10,568.5, ठीक है ना, ये मेरा आंसर आ रहा है। अब एक बार आंसर देख लेते हैं, 10,568.75, 10,560, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 49 का पार्ट सी, है ना, 10,568.75, क्लियर है ना। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, कह रहा है कि परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2,60,000 फॉर ज्वाइंट वेंचर विथ बी। हमने गुड्स परचेज किया है जिसकी वैल्यू कितनी थी 2,60,000, और हमें उस जॉइंट वेंचर करना था, यानी बी के साथ जॉइंट वेंचर में बिजनेस करना था, ठीक है। लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे, कॉस्टिंग हमारे पास कितना है 2,60,000 रुपीज़। बी सोल्ड मेजर पार्ट ऑफ गुड्स एट अ कॉस्ट प्लस 25% ऑन कॉस्ट फॉर 2,50,000। कह रहा है कि ना इसमें से मेजर पार्ट सेल कर दिया किसने, बी ने। क्या किया, कितना पार्ट सेल किया हमें नहीं पता, बट ये बोला हुआ मेजर पार्ट, यानी ज़्यादा जो बड़ा पार्ट था उसने सेल कर दिया। अब मेजर पार्ट उसने सेल किया है, कितने में सेल किया है, तो सर कह रहा है कि उसने सेल किया है कॉस्ट प्लस 25%, यानी जितनी कॉस्ट थी उसमें 25% ऐड करके सेल किया है, तो सेल किया गया है 2,50,000 रुपीज़ की। तो सर रिमेनिंग कितना गुड्स बच गया, तो रिमेनिंग गुड्स कितना बचेगा यहाँ पे, रिमेनिंग गुड्स क्या 10,000 बचेगा, नहीं 10,000 नहीं बचेगा, ये गलत है, ठीक है। तो हमारा क्या था 2,50,000 का जो सेल हुआ है ना, ये सेल प्राइस है, इसकी कॉस्ट कितनी है ये मेरे को पता करना पड़ेगा। टोटल सेल कितना है 2,50,000, ठीक है। तो 2,50,000 का टोटल मेरा क्या है कॉस्ट प्राइस है, और मैंने सेल कितना किया है, तो सेल किया है 25% कॉस्ट प्लस करके, यानी अगर मैं इसका एक्चुअल कॉस्ट निकालूं तो ये क्या आएगा 100/125, ठीक है ना। ये जो है प्रॉफिट ऐड करने के बाद ना, देखो कोई भी चीज़ है मान लो कि 100 रुपये का है, उसमें आपने 25% प्रॉफिट ऐड कर लिया, तो कॉस्ट उसकी सेल प्राइस 125 हो जाएगी, यानी 25% 125% में चली जाएगी। सिंपल सी बात है। तो अगर उसका आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालना तो क्या करोगे, उसको आप 125 से डिवाइड करोगे, 100 से इंटू कर दोगे, आपका एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। यानी ये जो 2,50,000 है ये 125% पे शो हो रहा है। जितना भी कॉस्ट होगा, कॉस्ट हमेशा 100% पे होता है, प्लस उसमें 25% प्रॉफिट ऐड किया गया है,
तो वो सेल प्राइस कितने पे आ जाएगा, 125% पे आ जाएगा। तो अगर मैं 100% निकालूँ तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट उसकी समझ में आ जाएगी, सिंपल बात है, कोई दिक्कत है इसमें। तो हम क्या करते हैं, इसका 100% निकाल लेते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। तो 2,50,000 इसको मैं 100% पे लेके आऊँगा, ये 125 पे। तो 125 से अगर डिवाइड करोगे तो आएगा 1%, और इंटू करोगे 100 से तो आ जाएगा 100%। तो 2,50,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100। तो ये जो गुड्स हमने बेचा है उसकी कॉस्ट हमारे हिसाब से आ रही 2 लाख रुपये, यानी 2 लाख वाला गुड्स हमने 2,50,000 में बेच दिया है, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ थोड़ा सा। अब देखो तो मेरी यहाँ पे कॉस्ट कितनी आई, तो सर कॉस्ट आई 2 लाख रुपीज़, मतलब 2 लाख वाला सामान हमने 2.5 लाख में बेचा है। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आया, तो सर प्रॉफिट आया 50,000। तो रिमेनिंग गुड्स कितना बचा, तो देखो टोटल गुड्स था 2,60,000 का, उसमें से 2 लाख वाला हमने बेच दिया है। तो रिमेनिंग हमारे पास बच गया 60,000 रुपीज़ का गुड्स हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि हमने जो कॉस्ट प्लस 25% का 2,50,000 बेच दिया, बैलेंस गुड्स वर टेकन ओवर बाय बी, और जो बचा हुआ था वो बी ने ले लिया एट कॉस्ट लेस 10%, यानी इसको कितने में बी ने खरीदा है, बी ने 10% लॉस पे खरीदा है, 10% कम कर दिया। कॉस्ट कितनी थी बची हुई गुड्स की, टोटल गुड्स था 260 का, 2 लाख का बेच दिया, अभी भी 60,000 की कॉस्ट बची हुई थी गुड्स की, इसमें से 10,000 कम पे लिया है बी ने, तो लेस कर दो 10%, सॉरी 60,000 का 10% 6,000, ठीक है। तो सेल प्राइस कितने हैं यहाँ पे हमारे लिए बी के, सेल टू बी कितना आएगा, या टेक ओवर बाई बी, टेक ओवर भी लिख सकते हो, टूक ओवर लिख सकते हो, सेल मत लिखो। तो यहाँ पे कितना आएगा 54,000, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा कि फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर, कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बताओ। तो भाई प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ, तो सर प्रॉफिट हुआ 50,000 का, यहाँ पे लॉस हुआ है क्योंकि 6,000 कम में लिया, 10% कम करके लिया, तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ हमारे पास, तो सर लॉस हुआ 6,000 का। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ मेरे पास, तो सर नेट प्रॉफिट हुआ है 44,000 का। तो इसका आंसर क्या आएगा, नेट लॉस नहीं लॉस ये रहा, प्रॉफिट आएगा हमारे पास 44,000 का, ठीक है ना, ये प्रॉफिट आएगा 44,000 का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 होता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। कह रहा है कि विच ऑफ द अकाउंट्स इज आर मेंटेन इन द जॉइंट वेंचर व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ आर मेंटेन। कह रहा है कि सेपरेट बुक्स जब हम बनाएंगे ना तो इसमें से कौन कौन सा बुक्स मेंटेन करते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना हमेशा, यहाँ से जो आपके क्वेश्चन शुरू हुए ना, यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो हैं आगे तक वो सारे आपकी बुक्स में गलत उसका आंसर दिया हुआ है। तो अपनी बुक का मत देख लेना, बुक का मतलब सॉरी इस बुकलेट में यहाँ से सारे गलत आंसर दिए हुए हैं। जब हम सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं ना तो हम लोग ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी बनाते हैं, वेंचर बनाते हैं, को वेंचर, सारे अकाउंट बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन जो आपकी बुक में आई थिंक इस बुकलेट में कुछ और ही आंसर दिया, मैंने देखा था लेकिन गलत है। अगर डी है तो सही होगा, ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा डी। अच्छा सर, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, चलो इसको रफ कर देता हूँ पहले। अगर आप लोगों को इससे पहले की कोई भी वीडियो देखनी है तो मैंने आई बटन में दे दिया, ठीक है ना, मैं स्टार्टिंग बताना भूल गया, मैंने आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, अब जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हो। ये वीडियो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि CMA फाउंडेशन का एक्सक्लूसिव ग्रुप है, सिर्फ CMA फाउंडेशन के लिए बच्चों, सिर्फ CMA वालों के लिए भी, सिर्फ फाउंडेशन के लिए। तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट्स होगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ भी आपको पूछना है तो वहाँ पे आप डाउट भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ज़्यादा कोई दिक्कत होगा तो मैं उस डाउट्स पे वीडियो भी बना देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा भी और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट भी आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स बैलेंस ऑफ बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंपल सी बात है, देखो जब प्रॉफिट एंड बैड डेप्ट रिकवर हमारे लिए प्रॉफिट होता है, बैड डेप्ट रिकवर हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जब बैड डेप्ट रिकवर होता है तो हमारी एंट्री बनती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब अगर कैश में पैसा आया तो कैश और बैंक से पैसा आया तो बैंक, टू बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट, टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है ना। ये एंट्री बनती है एट द टाइम ऑफ रिसीव ऑफ बैड डेप्ट, बैड डेप्ट और रिकवर हो जाता है तो। और बैड डेप्ट अगर रिकवर हो जाए, यानी डूबा हुआ पैसा आपको रिकवर हो जाता है, ये आपके लिए क्या है,
प्रॉफिट है, तो जब हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड। तब एंट्री बनती है बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो जब हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो बैड डेप्ट रिकवर को हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका पॉइंट नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। इसका भी आंसर आपकी इस बुकलेट में गलत दिया हुआ है, ठीक है। सही आंसर पॉइंट नंबर बी है। तो दिमाग लगाना, आराम से पढ़ना, ठीक है। ये नहीं है कि जो आंसर में दिया वही टिक करते चले जाओ। सही आंसर इसका पॉइंट नंबर बी है। इन केस ऑफ नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न एंडोमेंट फंड रिसीव इज अ ट्रीटेड एज, देखो एंडोमेंट फंड क्या होता है। एंडोमेंट फंड होता है जब किसी एक गिफ्ट के तौर पे किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दिया जाए, एक गिफ्ट के तौर पे या एक हेल्प के तौर पे किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दिया जाए, उसे एंडोमेंट फंड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं क्या एग्जाम्पल दूँ आप लोगों को, मान लो कि चलो एक संस्था हमारे पास, ये एनपीओ की बात कर रहा है ना, तो हम एनपीओ की बात लेते हैं। एक कोई हमारे पास संस्था है, ठीक है ना, और संस्था में वहाँ पे 100 बच्चे रहते हैं, ठीक है। अब वो 100 बच्चों ना कभी उनका बीमार पड़ते रहते हैं, उनका कोई कुछ ना कुछ मेडिकल एक्सपेंस होता रहता है। तो एक आदमी ने कहा कि एक काम करो, ये 2 लाख रुपए ले लो, ये 2 लाख रुपए ले लो और इन बच्चों का मेडिकल एक्सपेंस करा दो। लेकिन वो मेडिकल एक्सपेंस अगर मतलब उसके जो बीमारी होगी उसमें जो खर्च करना है, तो ये जो 2 लाख रुपए कब तक चलेगा, 1-2 दिन, 4 दिन, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, ख़त्म हो जाएगा। तो कंपनी ने कहा नहीं, इस एनपीओ जो एनपीओ को पैसा मिला है 2 लाख रुपए, उसमें बोला गया कि नहीं, इस 2 लाख रुपए का आप ये मत करो कि खर्च कर दो, इस 2 लाख को कहीं इन्वेस्ट कर दो, और जो भी आपको मंथली 2000, 4000, 10,000 आएगा, उससे आप बच्चों का क्या करना, हमेशा के लिए मेडिकल का ट्रीटमेंट करवाते रहना। किसी को बुखार लग गया, किसी को कुछ हो गया, तो मतलब मेडिकल के खर्चे आप उससे करते रहोगे, क्योंकि 2 लाख रुपए, मान लो सर 2 लाख से नहीं हो, मान लो उसने 20 लाख रुपए दिया है, 20 लाख का 10% ईयरली 2 लाख रुपये आएगा, यानी साल लगभग कहा जाए तो 12 दूना 24, 10-12 हज़ार मंथली आ जाएगा। तो ऐसा कुछ आपको गिफ्ट के रूप में दिया गया है, किसी सपोर्टिंग एक्सपेंस के रूप में दिया गया है कि इसको लो, इसको इन्वेस्ट करके, इससे पैसा कमा के आप ज़िंदगी भर अपने इस खर्चे को पूरा करना, उस चीज़ को हम बोलते हैं एंडोमेंट फंड, ठीक है। तो एंडोमेंट फंड हमेशा एक बार मिलता, बार बार नहीं मिलता, तो इसलिए हमारे लिए क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर ए, कैपिटल रिसिप्ट्स, और इसका भी आंसर आपकी बुकलेट में गलत दिया हुआ है। एनी डोनेशन रिसीव फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज शुड बी क्रेडिटेड टू, कोई भी डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिलता है तो कहाँ जाएगा, इनकम तो है नहीं, वो कैपिटल फंड भी नहीं है, स्पेशल फंड भी नहीं, स्पेशल फंड है, तो इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 54 का क्या हो जाएगा, ये कैपिटल स्पेशल फंड। एनी डोनेशन रिसीव फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज शुड बी क्रेडिटेड टू, कोई डोनेशन हमने स्पेसिफिक पर्पज के लिए निकाला है तो ये कहाँ जाएगा, ये हमारा चला जाएगा स्पेशल फंड में चला जाएगा, यानी लाइबिलिटी साइड स्पेशल फंड में चला जाएगा। शुड बी क्रेडिटेड टू, इनकम एक्सपेंडिचर में तो नहीं जाना, कैपिटल फंड या आइदर ए बी, नहीं ए बी नहीं होगा, कैपिटल फंड या स्पेशल फंड, स्पेशल फंड में जाएगा, ठीक है, स्पेशल फंड में जाएगा, क्लियर है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो सब्सक्रिप्शन एट 2,50,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सब्सक्रिप्शन कितना शो किया है, 2,50,000 रुपये शो किया है। सब्सक्रिप्शन एक्रूड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है, 2,25,000 है, और एंड में 37,500 रिस्पेक्टिवली। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव अपेयरिंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विल बी, देखो यहाँ पे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है और आपको किसका निकालना है, रिसिप्ट का निकालना है। तो देखो नॉर्मल एक फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा है। देखो क्या हम करते हैं उसको, हम ऐसे करते हैं, जब जर्नल करते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उसमें हम प्लस करते हैं क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और माइनस करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये प्लस करते हैं और ये माइनस कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना।
तो जितना मेरे को सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है यहाँ पे, जो मेरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पे, जो ओपनिंग स्टैंडिंग है माइनस कर दो, और सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है और जो ओपनिंग क्लोजिंग है प्लस करो और ओपनिंग को माइनस करो, मेरा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि ये आंसर दिया हुआ है, यानी ये वाला आंसर दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया है 2,50,000 का, ठीक है सर। और ये निकालना है, तो क्या दिक्कत है, हम निकाल देते हैं। ये निकालना है ना हमें, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कुछ नहीं दिया, x मान लेते हैं, क्या दिक्कत, चलो। तो सर ये नहीं दिया तो इसको x मान लो, ठीक है। क्लोजिंग तो दिया है ना, क्लोजिंग कितना 37, क्लोजिंग कितना है हमारे पास, तो क्लोजिंग है 37,500, ठीक है सर। ओपनिंग कितना दिया है, तो ओपनिंग दिया है 25,000, कितना दिया है 25,000। अब देखो क्या हुआ, इसमें इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा, यानी क्या बन गया मेरा x प्लस 37,500 माइनस 2,50,000 इक्वल टू 2,50,000, ठीक है ना। यही बना ना इक्वेशन, x प्लस ये माइनस ये, ठीक है। तो वैसे तो बहुत सिंपल है, मैं बता देता हूँ। देखो ये अगर रिवर्स करना मुझे, तो इसमें से इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे समझ में नहीं आया डायरेक्टली, तो आप ऐसे भी देख लो, जो मैंने इक्वेशन नीचे बनाई है वही तो कर रहा हूँ। देखो ये क्या 2,50,000, ये क्या है प्लस में है ना, ये माइनस में है ना, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये क्या है, ये प्लस में है ना, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 250 में से क्या करो, रिवर्स कर दो, ओपनिंग प्लस कर दो और क्लोजिंग माइनस कर दो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर पे कर देता हूँ, 2,50,000 प्लस 25,000 माइनस 37,500, तो इसका आएगा 2,37,500। और इसका भी आंसर आपकी बुकलेट में गलत दिया हुआ है। यहाँ से बहुत सारे आंसर, मतलब लगभग सारे आंसर इसके बाद गलत ही दिए हैं, कुछ कुछ सही है, बीच में कुछ ज़्यादातर 90% गलत है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर आएगा 37,500, पॉइंट नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कह रहा है कि कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। अब कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। अच्छा, कैश बुक में रिकॉर्ड कौन कौन सा होता है पहले ये बताओ मुझे, बाद में हम देखते हैं कैश बुक में रिकॉर्ड कौन सा नहीं होता। तो सर कैश बुक में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है जो कैश रिलेटेड होता है, यानी जिसमें कैश की क्या हो, इनफ्लो या आउटफ्लो हो, वो ट्रांजेक्शन कैश में रिकॉर्ड होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम बैड डेप्ट रिकवर करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, तो सर एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट, बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट, ठीक है सर। दूसरी एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या बनेगी, तो सर प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री बनती है हमारी, प्रीपेड एक्सपेंस की हमारी एंट्री क्या बनेगी, तो इसकी एंट्री बनती है, अगर प्रीपेड एक्सपेंस पेड है तब तो बनता है कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नॉर्मल खाली प्रीपेड एक्सपेंस लिखा है तो बनेगा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, टू एक्सपेंस अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, इसकी तो कोई मतलब ही नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड की तो एंट्री ही नहीं होती, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हमने देते हैं तो उसके बुक्स में शो ही नहीं करते। फ्रेड पेड फॉर एक्वायरिंग ऑन एसेट्स, और हमने क्या किया, फ्रेड पे किया एक्वायरिंग ऑफ एसेट्स, तो उसमें भी हमने कैश दिखाया होगा। तो कैश का यूज कहाँ नहीं हुआ, तो सर कैश का यूज यहाँ नहीं हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस वाले में कैश का यूज नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए पॉइंट नंबर बी, ठीक है ना, प्रीपेड एक्सपेंस। 56 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज रिकॉर्डेड इन, हमने क्रेडिट परचेज किया फिक्स एसेट्स का, तो सर क्रेडिट परचेज किया फिक्स एसेट्स का, तो उसकी एंट्री कहाँ की जाएगी, ठीक है। तो देखो अगर कैश परचेज होता तो कैश बुक में उसकी एंट्री या जनरल में एंट्री हो जाती। ऑप्शन क्या है, जनरल प्रॉपर, परचेज बुक, कैश बुक या प्रेटी कैश बुक, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए परचेज बुक नहीं आएगा, कैश बुक नहीं आएगा, पेटी जनरल बुक, तो इसका आंसर होना चाहिए जनरल प्रॉपर, यानी 57 का ए, ठीक है। अब कैसे समझाता हूँ, देखो इसका भी आंसर आपकी बुक में गलत दिया हुआ, इसका बोला है कैश बुक। यार कैश बुक में कहाँ से होगा, कैश बुक में तो सिर्फ वही एंट्री होती है
जो कैश ट्रांजेक्शन हो, ठीक है ना। ये साफ बोला हुआ क्या है, क्रेडिट परचेज है। तो कैश बुक में तो किसी कीमत पे नहीं होनी। पेटी कैश बुक में क्या होता है, छोटे मोटे खर्चे, चाय पानी के खर्चे, रिपेयर खर्चे, बल्ब खराब हो गया बल्ब बदलने के खर्चे, बहुत छोटे छोटे खर्चों के लिए पेटी कैश बुक बनाया जाता है, उसमें भी नहीं होगा। अच्छा सर, परचेज में क्या होता है, परचेज बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डेड तो होती है, हाँ होती है, परचेज बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड तो होती है, मानता हूँ, लेकिन ओनली गुड्स की, सिर्फ गुड्स खरीदोगे तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट हो जाता है परचेज बुक में, और गुड्स परचेज ऑन कैश हो जाता है कैश बुक में। तो बच्चा क्या, जनरल प्रॉपर, तो ये जाएगा जनरल प्रॉपर में। अब थोड़ा समझ लो, देखो ये टॉपिक तो मैं पढ़ा चुका हूँ। हमारे सब्सिडरी बुक्स है ना, हमने क्या किया था, जनरल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जनरल को हमने थोड़ा सा और आगे करने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, स्पेशल बुक, ठीक है ना, और उसी को हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स, पढ़ाया था मैंने, सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। और एक होता हमारा जनरल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर, और इसी को हम जनरल भी बोलते हैं, जनरल भी बोलते हैं। तो ऐसे हमने लेजर को 2 पार्ट में डिवाइड किया। अभी सर स्पेशल बुक या सब्सिडरी बुक्स क्या होता है, जिसमें सबके हम सेल बुक, कैश बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, ठीक है, जो मेन बुक्स है वो सारी हम यहाँ बना लेते हैं। जो बुक्स हम नहीं बना पाते उसको हम डाल देते हैं जनरल प्रॉपर में। अब सर कौन सी बुक बनाते हैं, कौन सी नहीं बनाते, सब पढ़ा चुका हूँ, फिर भी रिपीट कर दें। देखो जो लिस्ट ट्रांजेक्शन की बुक होती है, मतलब मान लो कि परचेज, बिल्डिंग परचेज होगा, कभी कभार होगा साल में 1-2 बार, तो उसके लिए बुक अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अब सेल, परचेज, रिटर्न ये सब रेगुलर होता है, ये कैश हमेशा रेगुलर होता है, इसलिए उसकी बुक बनती है। तो जो बुक नहीं बनती वो परचेज कहाँ चली जाती है, जनरल प्रॉपर में चला जाता है। तो फिलहाल ये बिल्डिंग वाला कहाँ चला जाएगा, इसीलिए जनरल प्रॉपर में चला जाएगा। अच्छा सर, एक्सपेंस पेड बट नॉट एक्रूड, हमने एक्सपेंस तो पे कर दिया बट एक्रूड नहीं हुआ था, मतलब पहले ही पे कर दिया, तो क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। सीधी सी बात है, इसका आंसर भी शायद गलत ही दिया होगा आपकी बुक में, इसका आंसर भी गलत ही दिया, ठीक है ना, इसका आंसर होगा सी, प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस पेड बट नॉट एक्रूड, मतलब एक्सपेंस पहले ही दे दिया, एडवांस में दे दिया, तो एडवांस एक्सपेंस होगा ना, एडवांस एक्सपेंस यानी प्रीपेड एक्सपेंस सेम है। टिल द डिस्काउंटेड बिल इज पेड बाय द एक्सेप्टर इट मेंटेन एज, कह रहा है कि जब तक डिस्काउंटेड बिल एक्सेप्टर पे ना कर दे तब तक हमारे लिए क्या रहेगी, हमारे लिए लायबिलिटी रहेगी। अब लायबिलिटी में कौन सा रहेगा सर, करंट या कॉन्टीजेंट, कंटीजेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि दे भी सकता है नहीं भी दे सकता। सर नहीं दे सकता क्या मतलब, हो सकता है डिसऑनर हो जाए, मतलब डर लगा रहेगा, तो कंटीजेंट लायबिलिटी है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आया, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि टिल द डिस्काउंटेड बिल इज पेड बाय एक्सेप्टर, जब तक डिस्काउंटेड बिल एक्सेप्टर पे ना कर दे। मतलब क्या है ये, मतलब ये है कि ए ने हमें एक BR दिया था, है ना, BR एक्सेप्ट किया था, किसने, ए ने, हमने उसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो बैंक ने तो हमें पैसा दे दिया। अब ए एक्सेप्टर है, जब तक ए बैंक को पैसा नहीं देगा तब तक हमें डर लगा रहेगा कि देगा कि नहीं देगा, क्योंकि हमने तो बैंक से पैसा ले लिया है। तो वो हमने बैंक से पैसा ले लिया है, बट वो जब तक वो डिस्काउंटेड बिल बैंक को पैसा नहीं मिल जाता तब तक हमारे लिए क्या रहेगा, कंटीजेंट लायबिलिटी रहेगी, ठीक है ना। सर पैसा तो करंट एसेट्स है, लेकिन उस बिल हमारे लिए क्या रहेगी, कंटीजेंट रहेगी, भाई दे ना दे, दे ना दे। द अमाउंट ऑफ अर्ली डेप्रिसिएशन अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कह रहा है कि अमाउंट ऑफ अर्लियर डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ अर्लियर डेप्रिसिएशन अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रिमेन सेम एज ओवर, डिक्रीज ईयर बाय ईयर, इंक्रीज ईयर बाय ईयर, फ्लक्चुएट। कह रहा है कि जब हम ईयरली डेप्रिसिएशन लगाते हैं किससे, WDV से, तो भाई WDV से जब ईयरली डेप्रिसिएशन लगाओगे तो हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू घटती है, डिक्रीज ईयर बाय ईयर। और इसका भी आंसर आपकी बुक में माशाल्लाह गलत ही दिया हुआ है, ठीक है ना, डिक्रीज ईयर बाय ईयर। एग्जाम्पल के लिए देख लो, मान लो मेरी कोई मशीन है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपये, ठीक है ना। अब हमने उसको 10% डेप्रिसिएशन लगाया WDV से, तो पहले साल तो कितना लगेगा, 10,000, कितना बचेगा, 90,000। नेक्स्ट ईयर फिर 10% लगेगा WDV से, तो WDV का मतलब क्या था, जो बचा हुआ उस पर लगाओ, तो इसका 10,000, इसका 10% कितना आएगा, 9,000, तो ये कितना बचेगा, 81,000। फिर लगाएंगे तो फिर कितना होगा, 8100। मतलब क्या हुआ, ईयरली डिक्रीज हो रहा है ना, पहले 10,000 का लगा, फिर 9,000 का, फिर 8,100, यानी ईयर बाय ईयर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन, इसका गलत आंसर देना तो समझ में नहीं आता मेरे को। उसके बाद बोला गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर, क्वेश्चन नंबर 61, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए बट रॉन्गली एंटर्ड इन द अकाउंट्स ऑफ मिस्टर बी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विल बी रिजल्ट इन। हमने क्या किया है, हमने गुड्स परचेज किया किससे, मिस्टर ए से, अच्छी बात है। अब सर मिस्टर ए से परचेज किया, बस एंट्री कहाँ कर दी,
एंट्री कर दी हमने मिस्टर बी में, यही क्या है ना, कह रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए बट रॉन्गली एंटर्ड इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी, द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विल बी रिजल्ट इन। हमने परचेज किया था ए से, एंट्री कर दी बी में, और कह रहा है कि हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। ना तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, ना ही तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। क्यों सर? क्योंकि भाई आपने परचेज किया है, परचेज की तो एंट्री की है, आपने ए और बी में गलत कर दिया, मतलब ए को क्रेडिटर मानना चाहिए था, बी को क्रेडिटर मान लिया। तो क्या मतलब उससे, क्रेडिटर से क्या कोई ट्रेडिंग अकाउंट पे कोई फ़र्क पड़ना है क्या? नहीं सर, जब ट्रेडिंग अकाउंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन इन ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, और इसका भी आंसर गलत है बुकलेट में, ठीक है ना। अरे सिंपल सी बात है, आपने ए से परचेज किया 10,000 का, ठीक है ना, और आपने एंट्री कर दी है परचेज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, मतलब बी के अकाउंट में 10,000 दिखा दिया। लो अब बताओ, इस एंट्री से, गलत एंट्री है मानता हूँ, क्योंकि यहाँ बी लिखा हुआ है, ए लिखना चाहिए था, लेकिन इससे प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परचेज तो था 10, परचेज में दिखाया गया, यहाँ तो परचेज आ गया 10,000। ये नीचे का क्या मतलब है? नीचे से कोई मतलब ही नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। सर रेक्टिफाई कर दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने बाद में काट के यहाँ पे बी कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया क्या? नहीं सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एसेट लायबिलिटी पूछा होता तो अलग बात होती, इसने प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट है फिलहाल इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा सर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि व्हेन कैश रिसीव्ड फॉर सर्विस रेंडर्ड इन द पास्ट, कह रहा है कि हमने कैश रिसीव किया, जो हमने सर्विस पास्ट में दे दी थी, हमने पहले ही दे दी थी, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो इसका आंसर ध्यान से देखना, हमने कैश रिसीव किया, सर्विस रेंडर्ड इन पास्ट, हमने सर्विस पास्ट में ही दे दी थी। तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज, करंट एसेट प्रॉफिट इंक्रीज, देखो ये तो है नहीं, पॉइंट नंबर डी तो काट ही दो, प्रॉफिट भी इंक्रीज नहीं करेगा। रीज़न क्या है इसका? देखो आपने सर्विस पहले ही दे दी थी, तो सर्विस आपने पहले दे दी थी, तो जब हम सर्विस दे देते हैं और इनकम रिसीव नहीं करते तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अभी 2020 का मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना रहा हूँ और यहाँ पे क्रेडिट साइड मान लो कि मेरी क्या चलते हैं, कुछ भी हम ले लेते हैं, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ, चलो ठीक है। हम वैसे सर्विस दे रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई मेरा जो ट्यूशन फ़ी आया है ना, मेरा इस साल का, इस मंथ का जो ट्यूशन फ़ी आया वो 30,000 आया, लेकिन अभी भी 10,000 आउटस्टैंडिंग है, अभी बच्चों ने 10,000 नहीं दिया हुआ है, तो कितना आएगा मेरा इनकम? तो मेरा इनकम आएगा 40,000। यानी मैंने 10,000 क्यों ऐड किया? क्योंकि ये मेरा एक्रूड इनकम है, ये मेरा क्या है? एक्रूड इनकम है कि नहीं? एक्रूड इनकम है, 10,000 मैंने ऐड कर दिया एक्रूड इनकम मान के। अब ये मेरा 2020 का ट्रेडिंग अकाउंट रेडी हो गया, अब मैं गया 2021 में, अब 2021 में यही जो एक्रूड इनकम था 10,000 वो मेरे को रिसीव हो गया, ये मेरे को रिसीव हो गया। तो क्या ये मेरे को रिसीव होगा तो क्या ये मेरा प्रॉफिट या इनकम है? क्या ये मेरा प्रॉफिट, ये इनकम है? बिल्कुल नहीं सर, इनकम तो आपने यहीं पे इसको मान लिया था, इनकम यहाँ 40,000 शो कर दिया था, यानी सर्विस आपने दे दी थी, मैंने पढ़ा दिया था, मेरे को पैसा नहीं मिला, तो मैंने उसको आउटस्टैंडिंग इनकम उसी समय ट्रीट कर दिया था। तो क्या वो जब पैसा रिसीव होगा तो दोबारा मैं उसको इनकम मानूंगा? बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा ना। तो यही बोला गया कि कैश रिसीव फॉर सर्विस रेंट पास, सर्विस हमने पहले दे दिया था, उसका बस पैसा भी मिल रहा है, तो सर क्या वो इनकम है? इनकम कहाँ से हो गया यार? जब तुमने सर्विस उसी टाइम दी थी उसी टाइम इनकम हो गया होगा, इनकम तुमने उस टाइम ट्रीट कर दिया होगा आउटस्टैंडिंग इनकम दिखा के। अभी पैसा मिल रहा है, तो अभी पैसा मिलेगा तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, हाँ ये होगा कि अभी पैसा मिलेगा तो मेरा कैश इंक्रीज करेगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होना। तो मेरा क्या हो जाएगा? करंट एसेट इंक्रीज होगा। अब बात रही ऑनर्स इक्विटी, तो ऑनर्स इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, और कैपिटल कैसे इंक्रीज करेगा भाई? कैपिटल तभी इंक्रीज करेगा जब प्रॉफिट होगा, क्योंकि कैपिटल में प्रॉफिट प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट तो है नहीं, तो पॉइंट नंबर ए और बी, ए और सी तो होना नहीं है, और डी तो खत्म ही, छोड़ दो। तो पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी, करंट एसेट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो अच्छी तरह से, नहीं आया थोड़ा सा रिवर्स करो वीडियो को, दोबारा सुनो। चलो
क्वेश्चन नंबर, और फिर भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ भी पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ लो, वहाँ भी मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई एक एक करके सबका करता हूँ, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा डाउट हो तो वीडियो बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 63, स्टॉक इन द हैंड ऑफ कंसाइनी इज वैल्यूड। कह रहा है कंसाइनर और कंसाइनी दो बंदे होते हैं, एक होता है कंसाइनर यानी जिसने सामान भेजा है बेचने के लिए, और कंसाइनी जिसके पास सामान आया है। ए ने बी को भेज दिया मुंबई में कि भाई ये मेरा सामान भेज दियो, इतने पैसे मैं तुझे दूंगा कमीशन के रूप में। तो ये मेरा बी हो गया कंसाइनी, ये हो गया मेरा कंसाइनर। इसके यहाँ जो ए ने सामान बेचा था ना 1 लाख का, अभी भी उसके यहाँ 20,000 का सामान पड़ा हुआ है, बिका नहीं है। तो इसको किस वैल्यू पे वो किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा क्लोजिंग के टाइम में। इसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी खत्म होगा कब रिकॉर्ड किया जाए। तो सर 20 का बचा था 20 पे रिकॉर्ड होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं भैया, 20 का बचा था 20 पे रिकॉर्ड नहीं होगा। हम उसको मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, यानी इसका पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा ए। 63 का आपका ऑप्शन क्या होगा ए, यानी मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। और यहाँ भी इसका आंसर डी दिया हुआ जो कि बिल्कुल गलत है। ये मेरी क्या है, तो 20,000 मेरी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इस टाइम इसकी मार्केट वैल्यू देख लेंगे, मार्केट वैल्यू कितनी है। दोनों में जो कम होगा, मान लो सर मार्केट वैल्यू 30,000 है तो तब तो 20 पे रिकॉर्ड होगा। सर मार्केट वैल्यू 25 है तो भी 20 पे रिकॉर्ड होगा। सर मार्केट वैल्यू 18 है तो तब 18 पे रिकॉर्ड होगा। क्वेश्चन क्या बोला, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, ठीक है। तो इसका होगा आपका क्वेश्चन नंबर 63 का पॉइंट नंबर ए आपका आंसर है, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ। उसके बाद है हमारे पास नोटिंग चार्जेस आर पेड बाई। अब देखो इस क्वेश्चन में ना बहुत कन्फ्यूज़न है, डाउट भी है बच्चों को, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है ही। देखो ये जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये थोड़ा सा देखो क्या लिखा, नोटिंग चार्ज आर पेड बाई या नोटिंग चार्ज आर बॉर्न बाई। तो देखो बॉर्न बाई और पेड बाई में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। बॉर्न बाई और पेड बाई में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। पेड बाई मतलब कौन पे करेगा, बॉर्न बाई मतलब किसके ऊपर लगेगा। तो हम नॉर्मली बॉर्न बाई मान के समझते हैं, मतलब पेड बाई बॉर्न बाई एक ही मान के चलते हैं। तो इसका आंसर होगा ड्रॉई। देखो कभी भी नोटिंग चार्ज लगता है तो देना लास्ट में उसी को पड़ता है जो ड्रॉई होगा, यानी जिसके ऊपर बिल बनाया गया होगा, जिसके ऊपर लायबिलिटी होगी। ए ने एक बिल एक्सेप्ट किया है बी पे, किसके बदले, बी के बदले, और इसने इसको दे दिया। बी के पास क्या आ गया, बी आर। बी आर ने इसने डिस्काउंट करा लिया। ए ने टाइम पे पेमेंट नहीं किया बैंक को। जब बैंक को पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा, डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर होता है ना, तो जो ए था, बी यानी कौन, ड्रोवर पे कर देगा बैंक को। पेड कौन करेगा, पे कर देगा बैंक को, लेकिन जो बी है वो लेगा किससे, ए से, लास्ट में पेड बाई ए ही होगा। तो वैसे देखा जाए तो पेड बाई यहाँ पे ड्रोवर भी हो सकता है क्योंकि बी है, पेड बाई ड्रोवर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बी ने पे किया है। और बॉर्न बाई ए ये भी हो सकता है आपका, पेड बाई ड्रोवर और बॉर्न बाई ए यानी बॉर्न बाई ड्रॉई, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे अगर, लेकिन लिखा है पेड बाई, तो पेड बाई तो वैसे मेरे हिसाब से ड्रोवर ही होना चाहिए क्योंकि ड्रोवर ही पे करेगा। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर ड्रॉई दिया हुआ तो हम ड्रॉई मान के, हम ड्रॉई दिया तो उसके हिसाब से हम बॉर्न बाई मान के चलते हैं। क्या हो जाएगा, ड्रॉई इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 65 कह रहा है कि वैल्यूएशन प्रोसीजर फॉर द स्टॉक इज कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर इज द प्रोसीजर फॉलो एज पर। कह रहा है कि हमने क्या किया है, एक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता है, AS2, ठीक है ना। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। AS2 तो नहीं पढ़ा होगा लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा होगा। AS2 कहता है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन है ना, उसको हम करेंगे NRV और कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। इस पे हम उसकी कॉस्ट की रिकॉर्डिंग, क्लोजिंग स्टॉक की रिकॉर्डिंग करेंगे। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है। कॉस्टिंग और NRV विच एवर इज लोअर ये AS2 कहता है। तो कह रहा है कि इस चीज़ को जो ये AS2 कहता है किस प्रिंसिपल के हिसाब से, यानी किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कहता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स या फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, क्या क्या ऑप्शन है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो इसका देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। तो अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स की बात करें हम, तो इसमें होता है कि सिंपली आपको
क्या करना है, जितने का आपने परचेज किया था उतने पे आपको उसकी रिकॉर्डिंग कर देनी है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न मतलब हम ये मान के चलते हैं कि मेरा जो है बिजनेस चलता ही जाएगा, इस मिशन से हम लोग अपना बिजनेस का रन करते हैं और उसका अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ये भी नहीं है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इसमें क्या बोला है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि भैया आपको उसी चीज़ को रिकॉर्ड करना है जिसको हम मनी मेजर कर सकते हैं और मनी में उसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर डी, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। क्या कहता है, पॉइंट नंबर डी, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो हमारा क्या लास्ट में आया, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जिसके हिसाब से ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे लिए, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, यानी पॉइंट नंबर डी। तो ठीक है, तो हमने लगभग क्वेश्चन नंबर 65 तक कंप्लीट कर लिया। 66 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और इससे पहले की सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, आई बटन में भी है, प्लेलिस्ट में भी है, वहाँ से आप देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना, अगर कोई डाउट्स है वहाँ से पूछ सकते हो। बाकी सारे आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, ताकि अभी दिसंबर एग्ज़ाम जो आपके होंगे, बहुत एग्ज़ाम अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे MCQ होंगे, आप इजीली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको डर भी नहीं रहेगा, ठीक है। और बहुत आसानी से ये अटेम्प्ट आप पास कर जाओगे, क्योंकि MCQ बहुत इजीली बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी मैं सारे MCQ करा रहा हूँ। अभी तो ये जो बुकलेट है, जो MCQ का बुकलेट दिया हुआ है हमारे इंस्टीट्यूट ने, वही मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस बुकलेट के बाद मैं अपनी तरफ से कुछ 100-200 क्वेश्चंस और अकाउंट्स के मैं ला के कहीं से लास्ट ईयर पेपर से, जो मॉक टेस्ट पेपर होंगे, RTP होंगी, वर्क बुक होगा, अपना जो स्टडी मटेरियल होगा, उनमें से सारे क्वेश्चंस में MCQ निकाल के कुछ 100-200 क्वेश्चंस और मैं सेट बना के वो भी करा दूंगा इसके बाद, ठीक है। तो बाकी और भी आपके क्या हो जाएगी, MCQ थोड़े से कमांड बन जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर शेयर करना। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।